हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। आज का ये वीडियो हमारे हिंदी के सब्जेक्टिव की सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसके पहले हमने 9 वीडियो और अपलोड किया था जिसमें हम लोग टोटल 90 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले थे जो कि आज के वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कर रहे थे जो आपका एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। 90 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। 91 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कितना बार पूछा गया, बस ये देख लीजिए। 11 में पूछा, 14 में पूछा, 17 में, 18 में, 19 में, देखिए कितना बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। तो सीता का पहले समझ लीजिए बाबू, सीता का जो है 3 बेटे होते हैं। कितने? 3 बेटे, और तीनों की शादी भी हो गई रहती है। तो विवाद घर में ये होता है कि माँ को कौन रखेगा, कौन खाना खिलाएगा। कोई माँ को खाना नहीं खिलाना चाहता है। 2 वक्त का रोटी के लिए माँ को काफ़ी ज़्यादा ताना सुनना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। इसीलिए सीता को ऐसा लगता है कि भैया अब आकाश धरती सब सिमट के छोटा हो गया है, और जो है उसको अपना घर में घुटन महसूस होने लगता है। पढ़ते हैं अब एक बार। सीता अपने ही घर में बेटों और उनसे अधिक बहू की विष वाली वाणी सुनते सुनते परेशान हो जाती है। सीता कैसे परेशान हो जाती है? उसका बेटा और बहू का विष वाला वाणी सुनते सुनते। एक माँ को उसके बेटे मिलकर, 3 बेटे मिलकर 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं। उसे 2 रोटी के लिए अपमानित होना पड़ रहा है, काफ़ी अपमानित होना पड़ रहा है। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटा हो गया है, इसलिए वह अपने घर में घुटन महसूस करती है। एक ही बार में समझ गए होंगे कि भैया उसको, सीता को खाने पड़ा फत्ता, रहने पड़ा फत्ता, कोई रखना नहीं चाहता था। इसी वजह से क्या होता था कि बहू सब उसको ताना मारती थी, किसी तरह से घर छोड़ के चला जाए, मेरा खाना बच जाएगा, मेरा पैसा बच जाएगा। इसीलिए उसको अपना घर में जो है अजीब लगता था, घुटन महसूस होता था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी पूछा गया 2012 में, 13 में, 14 में, 17 में, कितना बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, इतू सा लिखने के बाद आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पापाती कौन थी? वल्ली अम्माल की बेटी थी। पापाती कौन थी? वल्ली अम्माल की बेटी थी। और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो भैया शहर इलाज के लिए लाई गई थी। उसको मेनिंजाइटिस नाम का रोग था। कैसा रोग था? मेनिंजाइटिस नाम का रोग था। इसी का इलाज के लिए उस शहर लाई गई थी। कौन थी? तो वल्ली अम्माल की बेटी। शहर क्यों लाई गई थी? इलाज के लिए लाई गई थी। अब आपसे पूछेगा किस रोग का इलाज के लिए लाई गई थी, तो मेनिंजाइटिस नाम का बीमारी था, उसी के इलाज के लिए लाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। 2012 में पूछा है, 20 में पूछा और 21 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो समझते हैं। हिरोशिमा में साखी के रूप में, साखी मतलब होता है प्रमाण, अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर तथा दीवारें पड़ी हुई है। हिरोशिमा में जो बम विस्फोट हुआ था, परमाणु बम गिरा था, उससे पत्थर, दीवार, सड़क सब चीज़ जल गया। तो वही साखी के रूप में, वही प्रमाण के रूप में पत्थर, दीवार सब जली हुई पड़ी हुई है। यहाँ तक कि पत्थर पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घर के दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षित हैं। वहाँ जो टूटा फूटा घर है वहाँ आदमी सब भी तो रहता होगा। तो बम विस्फोट से क्या हुआ कि वो सब लाश बन गया, और उसका छाया जो है, मतलब निशान जो है लाश बना हुआ, वो अभी भी जो है दीवार हुआ, सड़क हुआ, इस सब पे है। यही साक्षी अतीत के घटना का वर्णन करती है। यही बार बार आदमी को याद दिलाती है कि भैया हिरोशिमा में इस तरह का दर्दनाक घटना भी हुआ है। ठीक है, तो इतना को लिख देंगे तो आराम से आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। क्या है साखी के रूप में? तो पत्थर और दीवार है। अगला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। 2016, 2022 में क्वेश्चन, और भी आई लगा दीजिए 2024 के लिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो इतना आसान है ना बाबू, कहने का बात नहीं है। कवि राम नाम के जप के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। किसके बिना? भक्ति के बिना, राम नाम के जप के बिना। कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेना जो बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं जन्म लेने का। कवि कहते हैं कि वह मनुष्य जो इस संसार में जन्म लेकर अन्य सभी कर्मकांड को करता है लेकिन राम नाम का जप नहीं करता है, उसका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। कवि का कहना है कि भैया जो आदमी संसार में जन्म तो ले लेता है और दुनिया भर का काम कर लेता है, जितना भी काम है हर एक काम करता है, लेकिन भगवान का जप नहीं करता है, राम नाम का जप नहीं करता है, उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, किसके बिना जन्म लेना व्यर्थ है, तो राम नाम के जप के बिना। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। 2011 में क्वेश्चन, 2014 में और 2019 में पूछा गया। तो देखिए बात ऐसा है कुछ बाबू कि सेन साहब, मतलब खोखा के जो पिता थे सेन साहब, उनके घर में पहले जो है 5 बेटी हुई थी। कितना? 5 गो औलाद हुई थी, और 5 को 5 बेटियाँ थी। तो सेन साहब इस उम्मीद में था कि किसी तरह से एक बेटा हो जाता तो भविष्य का मतलब हमको सहारा मिल जाता। तो खोखा का जन्म तब हुआ जब उसके माता पिता
आपको लड़का होने की कोई उम्मीद नहीं थी। पाँचों हुआ, पाँचों लड़की हुआ, तो क्या छठा में लड़का को उम्मीद रखेगा? तो कोई उम्मीद ही नहीं था लड़का होने का। उस समय जो है खोखा का जा करके जन्म हुआ। खोखा के पहले सेन साहब की 5 लड़कियां हुई थी। घर में वे सभी अधिकार खोखा को थे जो उन 5 लड़कियों को नहीं थे। तो देखिए भैया, लड़का लड़की में भेदभाव तो होता ही है, ये तो अभी समाज में चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है अभी तक अच्छी तरह से। तो लड़का लड़की में भेदभाव होता है, तो 5 जो लड़की थी उस सबको कुछ ऐसा अधिकार नहीं था जो खोखा को था। खोखा बदमाशी भी करता था तो उसको प्यार से डांटा जाता था। लेकिन सेन साहब की लड़कियां जो थी इतनी संस्कारी कि भैया संस्कार भी शर्मा जाए, ठीक है। मतलब कि एक भी गलत काम वो करती नहीं थी, खेलना कूदना कोई सब चीज़ बंद, खोखा सब चीज़ की आज़ादी थी। तो इसीलिए खोखा घर के नियम, जो घर में नियम बना हुआ था उसका तो अपवाद था ही, साथ ही साथ जीवन उसका ऐसा समय में जन्म हुआ तो जन्म का भी अपवाद हो गया कि भैया लड़की जन्म होना चाहिए तो लड़का हो गया, तो उसका भी अपवाद हो गया, ठीक है। तो खोखा इस सब नियमों का अपवाद था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन 96 नंबर है। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? 2012 में, 14 में, 21 में, 20 में। देखिए बाबू कितना बार पूछा है, 12 में भी पूछा, फिर आपका 14 में भी पूछ दिया, 20 में भी और 21 में भी, तो 4 साल पूछा है। तो धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, कोई पूछने वाला बात है। धर्म की दृष्टि से भारत का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत विशेष महत्व है। भारत में धर्म का वास्तविक उद्भव और उसका प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। मतलब भारत में जो है ये प्रमाण मिलता है कि धर्म का विकास, मतलब जन्म भी भारत से ही हुआ है और उसका विकास जो हुआ है वो भी भारत में ही हुआ है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ मिलता है? भारत में मिलता है। भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। ब्राह्मण धर्म और वैदिक जो है ये दोनों धर्म का भूमि कौन है? भारत है। गौतम बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ था। गौतम बुद्ध आपको पता होगा कि भैया बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, मतलब काफ़ी विख्यात थे। बौद्ध धर्म काफ़ी दूर दूर के देशों में भी फैला हुआ था, तो उनका भी जो है जन्म कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था। और महाभारत का सार भगवत गीता भी कहाँ? भारत की भूमि पर ही रचा गया था। भगवत गीता जो है कहाँ रचा गया था? भारत में ही रचा गया था भैया, कुरुक्षेत्र का भूमि पर रचा गया था। तो सब चीज़ भारत में हुआ है। तो भैया भारत का धर्म का दृष्टि से भारत का तो बहुत बड़ा महत्व है। तो इतना को लिखना था तो आराम से आप लोग समझ गए होंगे, लिख देंगे धर्म के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में, मतलब ये भी 4 बार पूछा गया है। तो आज का वीडियो से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि भैया ये सब क्वेश्चन जो आज हम लोग कर रहे हैं ना, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सच्चा भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है, शहरी वाली क्षेत्र में नहीं होगा। शहरी क्षेत्र बनावटी होता है, वहाँ का जो सुख सुविधा सब बनावटी है। ओरिजिनल आप लोग शहर में जाइएगा तो पता चलेगा कि शहर कैसा है, ठीक है। किसी से बात नहीं कर पाइएगा, बात करने का फुर्सत नहीं होगा, और आपको फुर्सत होगा तो सामने वाला को फुर्सत नहीं होगा, तो बातचीत भी करना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भारत गाँवों का देश है, ठीक है। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। गाँव में भारत की आत्मा वास है। शहरी जीवन तो बनावटी होता है, ग्रामीण जीवन सादगी, त्याग, प्रेम पर आधारित होता है। देखिए बाबू, शहरी जीवन पहले बताया बनावटी होता है, और गाँव का जो जीवन है सादगी, मतलब शुद्ध होता है, त्याग, प्रेम, इस सबसे भरा हुआ होता है, ठीक है, आधारित होता है इस सब पे। तो ये सब लिख देंगे तो आराम से आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? 2015 में, 2020 में पूछा गया। चलिए समझते हैं। मनुष्य बार बार नाखून को अपनी पशुता को छिपाने के लिए काटता है कि भैया आदमी तो पहले जानवर था, सबको पता है कि झिंगा लाला उड़बला काम हम लोग कर रहे थे। तो आदिकाल में मनुष्य क्या था? पशु था। यह नाखून उसका हथियार था। ये जो नाखून अभी निकल रहा है, अभी हम लोग के लिए नाखून बेकार है, काट लेते हैं बार बार, लेकिन उस समय जो है नाखून को काटा नहीं जाता था, बढ़ाया जाता था कि भैया आओ नोच लेंगे, कहानी ख़त्म कर देंगे। बड़ा शिकार भी जो किया जाता था ना, ज़्यादातर नाखून से किया जाता था। जिसको नाखून से नहीं मार सकते थे उसको जो हम लोग भाला वाला ये सबसे मारते थे, पत्थर वत्थर का बना करके। यह हथियार के रूप में निकल कर बार बार मनुष्य को उसकी पशुता का याद दिलाता है। ही जो है नाखून बार बार निकल के आदमी को बताता है कि भैया तुम पहले पशु था, तुम आदमी नहीं था, पहले क्या था? पशु था, अभी परिवर्तित होकर आदमी बन गए हो, ठीक है। और मनुष्य ये बात को छिपाना चाहता है कि भैया हम भी पहले जानवर थे। अब कोई आपको बोले, पहले वाला छोड़ दीजिए, अगर आपको अभी जाके बोला जाए कि भैया तुम बच्चा में जो है गोरिल्ला था, अभी जाके बन गया, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वैसे आदमी को भी गुस्सा आता है कि जब जानता है कि हम लोग का पूर्वज जो है आदि मानव था, जंगली था, जानवर था। तो इसी वजह से वो जो है अपना पशुता को छिपाने के लिए नाखून को काटता है। 99 नंबर क्वेश्चन है भैया, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? 16 में पूछा है, 22 में पूछा है, तो भी आई लगा लीजिए 24 के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि में हिंदी हुआ और इसकी विविध बोली जैसे नेपाली, मराठी, गुजराती, यही सब लिखा जाता है। तो जितना पूछा गया था उतना का सटीक आंसर लिख देंगे, 2 में 2 मिल जाएगा। तो सटीक आंसर यही है, कौन कौन सा बोली बोला जाता है, कौन सा भाषा बोला जाता है। तो हिंदी बोला जाता है, नेपाली बोला जाता है, मराठी बोला जाता है, गुजराती बोला जाता है, ये सब बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसको मानते हैं? 13 में, 15 में और 21 में पूछा गया है। तो देखिए गांधी जी जो है अहिंसक प्रतिरोध, मतलब अहिंसा करते हुए किसी का विरोध करना, इसी को जो है सबसे बढ़िया शिक्षा मानते हैं। गांधी जी कभी नहीं बोलते हैं कि भैया जाओ मारपीट करो और फिर उसका विरोध करो ना, आंदोलन कर लो, प्रेम से बात कहो, अहिंसा करो, लेकिन मारपीट ना मुन्ना ना। उनके अनुसार यह शिक्षा बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं बल्कि पहले शुरू कर देना चाहिए। ये जो शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध, मतलब स्कूल सब में भी देखते होंगे कि आजकल खूब मारपीट होता है। तो यदि बच्चा को सिखाया जाता है बच्चे से कि भैया अहिंसक प्रतिरोध करो, अगर आपको वो चीज़ गलत लग रहा है तो आप प्रेम से बोलिए, ठीक है, हिंसा मत कीजिए, मारपीट करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये सिखाया जाता तो मारपीट अभी नहीं होता, लेकिन ये नहीं सिखाया जा रहा है। गांधी जी का ये मानना था, सिखाया जाना चाहिए। यह शिक्षा मनुष्य के भविष्य निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो शिक्षा है आदमी का भविष्य निर्माण के लिए, एक बड़ा होकर वो क्या करेगा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए बाबू, हम लोग टोटल जो है 100 का 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। और कल से या परसों से आपको कौन सा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव चाहिए हमको एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। सब्जेक्टिव चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट एक बार कर दीजिएगा, अगला वीडियो उसी पे मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हम आपको पोल भी डलवा देंगे, तो पोल भी आप लोग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप क्वेश्चन देखे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन था जो आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता और प्रमाण भी दिखाया कि भैया देखिए ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।